आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम फिर यूजीसी ड्राफ्ट के जो नए रूल्स 2025 में जारी किए गए उनके ही प्रसंग में ये हमारा सेकेंड एपिसोड है। मजेदार बात यह है कि जिस समय पूरे देश को कुंभ के नशे में डुबो दिया गया, पूरे मीडिया को, पूरे मिडिल क्लास को डुबो दिया गया, और ठीक उसी समय ये ड्राफ्ट प्रपोजल लाए गए। हमारे देश के युवाओं को मालूम नहीं है कि उनके सामने क्या संकट आने वाला है, और हमारे शिक्षकों को मालूम नहीं है उनके सामने क्या संकट आने वाला है। जैसा कि मैंने आपसे ये अनुरोध किया था कि अब भविष्य कॉर्पोरेट हाउसेस के हाथ में होगा। वे तय करेंगे कि एजुकेशन कैसी होगी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो मॉडल चुना है, जिसको कि वो फॉलो करना चाहते हैं इस पूरे प्रसंग में, वो बहुत ही भयानक मॉडल है। पहले ये होता था कि सरकार से कोशिश की जाती थी कि वो जमीन मांगते थे प्राइवेट हाउसेस कि सस्ती दर पर जमीन दे दो। लेकिन अब तो स्थिति है कि वे जमीन नहीं मांगते, बल्कि उन्होंने तय कर दिया है कि पूरा का पूरा मॉडल क्या होगा। नया मॉडल क्या है जिसको कि उन्होंने इस पूरे 2020 और अब 2025, 2020 में नरेंद्र मोदी शिक्षा नीति लाए, और अब एक नई चीज उन्होंने सजेस्ट की है, वो ये कि कैसे हम शिक्षा को चलाएं। अब आप सोचिए यहां से कि आपको क्या चाहिए, आपको कौन सी चीज चाहिए। आपको कुंभ चाहिए या शिक्षा चाहिए? मैं बहुत साफ सवाल करना चाहता हूं अपने मित्रों से जो एजुकेटेड लोग हैं। आपको गंगा में संगम में स्नान चाहिए या अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए? मैं उन शिक्षकों से बहुत साफ कहना चाहता हूं कि वे इस बात पर सोचें कि वो जो कुंभ का नशा, पहले राम जी का नशा, फिर इलेक्शन का नशा, ये जो बार बार नशे की डोज मीडिया के जरिए आपके जहन में उतारी जा रही है, वो आपको एक ऐसी मुसीबत में ले जा रही है जहां से कि आप निकल ही नहीं सकते। ये जो नया जो ड्राफ्ट मॉडल है और इसके पहले जो 2020 में आया था, इन दोनों को मिला के आप देखें, ये मॉडल क्या है। ये नरेंद्र मोदी का शिक्षा का मॉडल क्या है? नरेंद्र मोदी का शिक्षा का मॉडल है शिक्षा से कमाओ। शिक्षा से कमाओ के सिद्धांत पर नरेंद्र मोदी का मॉडल टिका हुआ है। शिक्षा किसके लिए? राष्ट्र के लिए नहीं, शिक्षा मुनाफे के लिए। शिक्षा का लक्ष्य यह नहीं है कि हमें देश में नागरिक बनाने हैं। शिक्षा का लक्ष्य है कि देश में कंज्यूमर बनाने हैं। एजुकेशन के कंज्यूमर पैदा करो। शिक्षा से कमाओ और शिक्षा का प्रसार करो। ये जो बेसिक मॉडल है, ये मॉडल कल तक कॉर्पोरेट हाउस का मॉडल था, अब आज उसको सरकार ने अपना मॉडल बना लिया। और यह एक तरह से कॉर्पोरेट हाउसेस का नीतिगत तौर पर शिक्षा को एक तरह से अपहरण करना है। शिक्षा दो और मुनाफा कमाओ, ये जो मंत्र है, ये नए आरएसएस का नया शिक्षा मंत्र है। वो चाहते हैं कि शिक्षा की बिक्री बढ़ाई जाए। अब आप यहां से सोचिए कि भारत जैसे देश में, जिसमें कि 80 करोड़ से अधिक परिवार 5 किलो मुफ्त राशन खाते हो, वहां सरकार ने एक सिरे से हाथ झाड़ दिए फ्री एजुकेशन से।
पिछले 11 वर्ष में नरेंद्र मोदी के आने के बाद सारे देश में शिक्षा संस्थानों में जिस तरह से फीसों में इजाफा हुआ है, हर कोर्स में उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन फीस के स्ट्रक्चर को देख के लगेगा ही नहीं कि हिंदुस्तान में गरीब लोग अब कभी पढ़ने जा सकते हैं। तो शिक्षा दो, मुनाफा कमाओ, या शिक्षा से मुनाफा कमाओ, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली गरीबों को कंसीडर ही नहीं करता। तो नरेंद्र मोदी की शिक्षा के मॉडल में एक इनबिल्ट है भेदभाव। गरीब को शिक्षा नहीं मिलेगी, शिक्षा सिर्फ उसी को मिलेगी जिसके पास पैसे होंगे। मैं, मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग, हम नेहरू युग में, कांग्रेस युग में, इंदिरा के युग में, आपातकाल में, इसके दौर में फ्री में पढ़े हैं। और हम ही नहीं पढ़े, नरेंद्र मोदी जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के अधिकांश नेता फ्री में पढ़े हैं। आरएसएस के लोग जो इस देश को भी लूट रहे हैं, उनके अधिकांश कार्यकर्ता पिछले 11 साल पहले तक फ्री में पढ़े। हमारे यहां गरीबों के लिए, जो जरूरतमंद थे उनके लिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्था थी, सस्ती फीस पर शिक्षा की व्यवस्था थी। नरेंद्र मोदी के आने के बाद में यह मॉडल एकदम से ध्वस्त कर दिया गया। राम जी के लिए नरेंद्र मोदी खर्च करेंगे और शिक्षा के लिए खर्च नहीं करेंगे। कुंभ के लिए खर्च करेंगे लेकिन शिक्षा के लिए खर्च नहीं करेंगे। और सोचिए नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताएं क्या है। नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता शिक्षा नहीं है, नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता है शिक्षा का निजीकरण। और मुश्किल से 25-30 करोड़ लोग हैं जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के हैं, जो कि कुछ खाते कमाते हैं। शिक्षा सिर्फ अब वही लोग थोड़ा बहुत अर्जित कर सकते हैं। तो ये नया मॉडल है, ये नया मॉडल किसके लिए है? ये नया मॉडल है सिर्फ उन लोगों के लिए जो खाते कमाते हैं। जो गरीब और वंचित लोग हैं वे अब शिक्षा अर्जित नहीं कर सकते। और ये बात मैंने, नरेंद्र मोदी साफ कह रहे हैं, उनके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, उनके पिछले 10-11 साल के शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कदम बता रहे हैं। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 10 रुपए महीने की फीस में पढ़ा हूं। 10 रुपया हॉस्टल फीस थी। नरेंद्र मोदी की हजारों रुपए महीने की फीस देके जो विद्यार्थी तैयार नहीं होते, वो हमारे जैसे लाखों विद्यार्थी तैयार किए हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों ने। ये तमाम जो कारपोरेट हाउसेस के विश्वविद्यालय और निजी संस्थान खोले हुए, जो बेशुमार फीस ले रहे हैं और लूट मचाए हुए हैं फीस के नाम पर। ये जरा संस्थान अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएं। यह संस्थान अपने बलबूते पर, अपनी क्रेडिबिलिटी के आधार पर एडमिशन भर के दिखाएं। नया मॉडल चल रहा है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में सारी कक्षाओं की परीक्षा सरकार लेगी और सरकार बताएगी तुम्हें कहां पढ़ने जाना है। और फिर ठेल ठेल के विद्यार्थियों को प्राइवेट संस्थानों में ठेला जा रहा है। अगर कोई संस्थान अपने यहां, ये सेंट्रलाइज एडमिशन टेस्ट, तमाम विषयों के सेंट्रलाइज एडमिशन टेस्ट हो रहे हैं, एमबीबीएस से लेके एमडी से लेके पीएचडी से लेके तमाम, बीए 4 साल कोर्स के भी, और भी पाठ्यक्रम है ऐसे। सरकार के यहां दाखिले नहीं मिलते उनके विद्यार्थियों के, फिर वो जाते हैं प्राइवेट संस्थानों में, उनको भेजा जा रहा है प्राइवेट संस्थानों में।
तो प्राइवेट संस्थानों की लूट को इसके जरिए एक तरह से वैध बनाने की कोशिश की जा रही है और एक बहुत ही गजब का फ्रॉड चल रहा है जिसे हम लोग कहते हैं एक्रीडेशन फ्रॉड। जिन संस्थानों ने, जिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों ने, यूनिवर्सिटीज ने, अधिकतर तो यहां प्रॉपर पे स्केल इंप्लीमेंट नहीं होता। वे लोग खाली एक चमकीली बिल्डिंग दिखा के, प्रोपेगेंडा करके लोगों के अंदर ये एक तरह से लालसा पैदा कर दी गई है कि बेटा तो पढ़ेगा, कहां पढ़ेगा, एमआईटी में पढ़ेगा, बेटा कहां पढ़ेगा, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, प्राइवेट संस्थान में पढ़ेगा। और इसने एक ऐसा कल्चर पैदा किया है जिसने शिक्षा के मूल्य को एकदम नष्ट कर दिया। आज जरूरत इस बात की थी कि शिक्षा को पूरी तरह से ओवरऑल, पूरी तरह से बदला जाता। ये जो संस्थानों के एक्रीडेशन दिए जा रहे हैं तमाम यूनिवर्सिटीज के और दूसरे लोगों के एक्रीडेशन दिए रहे, एकदम फ्रॉड है। इस एक्रीडेशन का कोई मतलब नहीं है, इस क्लासिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है। अब इन संस्थानों के जरिए नागरिक तैयार नहीं हो रहे। अगर नागरिक तैयार हो रहे होते तो आप यहां से देखिए ना कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कॉलेज, संस्थान खुले थे, वहां विद्यार्थियों को किसी भी किस्म की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक गतिविधि करने का अधिकार नहीं है। जहां पर संस्थानों में यूनियन नहीं है, स्टूडेंट्स यूनियन नहीं है, साधारण सा लक्षण नहीं है। तमाम सरकारी विश्वविद्यालय में अब यह कल्चर चली है। और केंद्र सरकार लगातार यह दबाव बनाए हुए है विश्वविद्यालयों के ऊपर, उनकी ऑटोनॉमी खत्म कर दी गई है और उनके ऊपर यह दबाव है कि वे अब सरकार जो चाहे वो करे, सरकार के माउथ पीस की तरह काम करे। वैसे ही जैसे कारपोरेट संस्थान, एजुकेशन के संस्थान मालिक के माउथ पीस की तरह काम करते थे। मालिक का लक्ष्य मुनाफा कमाना, तो तुम भी मुनाफा कमाओ। मालिक का लक्ष्य ये नहीं है कि आपके यहां जीनियस पैदा हो, जीनियस लोग तरह तरह के देश विशेष के तमाम करंट इश्यूज पर, तमाम आइडियोलॉजिकल इश्यूज पर डिबेट करें, डिस्कशन करें, पब्लिक डिस्कोर्स हो वहां। वहां कर्मचारियों की, शिक्षकों की, स्टूडेंट्स की यूनियन हो। प्राइवेट संस्थानों में कोई यूनियन नहीं होती। पूंजीपतियों के लिए लूट की यूनियन बनाने का अधिकार है, लेकिन कर्मचारी, शिक्षक, छात्र, इनके लिए यूनियन का अधिकार नहीं है। इनके लिए सांस्कृतिक, राजनीतिक गतिविधि करने का अधिकार नहीं है। क्यों? तो तुम कंज्यूमर हो, तुम डिग्री लेने आए हो, तुम डिग्री लो, घर जाओ। तो अब शिक्षा में एक नई कल्चर आई है जो कि अब नागरिक तैयार नहीं करती, बल्कि वह शिक्षा के उपभोक्ता तैयार कर रही। और ये उपभोक्ता जो है, जो जो सुविधाएं चाहते हैं, कैंटीन होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, टेबल कुर्सी होनी चाहिए, पंखा होना चाहिए, मॉडर्न क्लास होनी चाहिए। लेकिन ये कोई भी संस्थान अपने यहां अपने क्रेडिबिलिटी के आधार पर, जो शिक्षा के मानक है उसके आधार पर वे काम नहीं कर रहे। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं। और ये एक तरह से उन संस्थानों के लिए, जब हम विद्यार्थी, सरकार टेस्ट करा के जुगाड़ करेगी, तो इसका मतलब यह है कि अब सरकार उनके टूल के तौर पर काम कर रही। कल तक वे सिर्फ जमीन मांगने आते थे कि हमें जमीन दे दीजिए, मान्यता दे दीजिए, हम अपना काम करते थे। आज स्थिति है कि वे सरकार को नीतिगत तौर पर डिक्टेट कर रहे हो, सरकार उनकी नीतियों के दबाव में हो। सरकार ने अपना मॉडल पलट दिया। उनकी नीति थी शिक्षा दो, मुनाफा कमाओ। अब मोदी सरकार की भी नीति है शिक्षा दो, मुनाफा कमाओ। और यही यूजीसी के ड्राफ्ट मॉडल का एक तरह से फोकस है।
सवाल यह है कि हिंदुस्तान में जो गरीब लोग रहते हैं, जो वंचित लोग रहते हैं, उन्हें निःशुल्क शिक्षा कैसे मिले? नरेंद्र मोदी और उनका गैंग, कारपोरेट हाउसेस और उनका गैंग इस सवाल के बारे में क्यों नहीं बोलते? गरीब के बच्चे कहां दाखिले लेंगे? आपको मेरी बात पर विश्वास हो, आप इंटरनेट पर जाइए और जाकर देखिए कि अदानी, जो हिंदुस्तान की संपत्ति का बहुत बड़ा लुटेरा है, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी उसके माउथपीस की तरह काम कर रही है। वो हिंदुस्तान में कितने बच्चों को शिक्षा देता है और फ्री शिक्षा देता है। आप अदानी फाउंडेशन के अंदर इनरोल किए गए, उसके द्वारा संचालित स्कूलों के अंदर इनरोल किए गए बच्चों के सिर्फ लिस्ट देखिए, तो आपको पता चलेगा कि वो लिटरली कोई काम नहीं करता। जो आंकड़ा वहां उपलब्ध है, उस आंकड़े का कोई मतलब नहीं है हिंदुस्तान की 140 करोड़ से अधिक पॉपुलेशन के हिसाब से, और वो 140 करोड़ की पॉपुलेशन का पॉकेट से पैसा लूट रहा है। तो सवाल यह है कि जो गरीब घर के बच्चे हैं, वो कहां पढ़ेंगे? और गरीब घर के बच्चे दो चार बच्चे नहीं है, हिंदुस्तान के गरीबों की संख्या इस समय, अगर नरेंद्र मोदी की माने, तो 80 करोड़ से अधिक परिवार है। अब 80 करोड़ से अधिक परिवारों में आप लगा लीजिए कितने बच्चे होंगे, कम से कम एक एक बच्चा तो लगा ही लीजिए। दो परिवार में एक बच्चा लगाएंगे तब भी 40 करोड़ बच्चे हैं जो कि हमारे यहां गरीब हैं। इनको निःशुल्क शिक्षा कैसे मिले? क्या निःशुल्क शिक्षा के कॉन्सेप्ट को एकदम खत्म किया जा सकता है? क्या यह संभव है? तो सरकार को भी चिंता नहीं है, टाटा, अंबानी, अदानी, जिनको के पूरे देश को लूटने की चिंता है, उनको भी चिंता नहीं है। और हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हमको भी चिंता नहीं है, क्योंकि हमारा तो पेट भरा हुआ है। और हम जो प्रोफेसर है, उनको तो एकदम ही चिंता नहीं। उनको क्यों चिंता नहीं, मैं इसकी चर्चा बाद में करूंगा। लेकिन यह बहुत ही अपमानजनक है कि जो गरीब वंचित लोग हैं, वे निःशुल्क शिक्षा कैसे पाए, क्लास 1 से लेकर एमए तक। उनके लिए कोई, नरेंद्र मोदी की नीति में कोई प्रोविजन नहीं है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्ष में जो एजुकेशन का मॉडल एडॉप्ट किया है, उसमें गरीबों को एकदम शिक्षा से खदेड़ के बाहर कर दिया गया है। और इस काम में शिक्षकों के एक बड़े तबके ने उनकी मदद की है, और यह उन्होंने अपराध किया है। एक और चीज है, आप सोचें, ये जो प्राइवेट संस्थान है जो कि बहुत शिक्षा का ढोंग कर रहे हैं, ज्यादातर प्राइवेट संस्थान एडल्ट एजुकेशन पर ध्यान नहीं देते। एडल्ट एजुकेशन इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। एडल्ट एजुकेशन के लोग, एडल्ट लोग कैसे पढ़े, 40 साल 50 साल का व्यक्ति कैसे पढ़े, कैसे उसे कम पैसे में शिक्षा मिले, यह उनका लक्ष्य नहीं है। और हमारे अब नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है, उस तब से तो एडल्ट एजुकेशन को भी पलीता लगा दिया गया है। तो हमारे यहां जो कामगार लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो कि किसी वजह से स्कूल नहीं जा पाए और मजदूरी करते रहे, और आज वो पढ़ना चाहें तो वे फ्री में पढ़ नहीं सकते। न कॉर्पोरेट हाउस के पास में कोई एजेंडा है एडल्ट एजुकेशन का, न नरेंद्र मोदी के पास कोई एजेंडा है। हां, कुंभ चलो, राम मंदिर चलो, आरएसएस की शाखा में चलो, कमाल है। या फिर टेररिस्ट बनो, दंगे करो, हिंसाचार करो, अपराधी बनो, या ड्रग एडिक्ट बनो, ये विकल्प है। नहीं, मुझे ऐसी शिक्षा का मॉडल चाहिए जिसमें गरीब वंचित बच्चे क्लास 1 से लेकर एमए तक फ्री पढ़ सके।
मुझे ऐसा मॉडल चाहिए जिसमें एडल्ट एजुकेशन हो। आपको आश्चर्य नहीं लगता कि जो कॉर्पोरेट घराने शिक्षा के नाम पर संस्थान चला रहे हैं और अरबों खरबों की संपत्ति लूट रहे हैं, वे एडल्ट एजुकेशन पर फूटी कौड़ी खर्च नहीं करते। और एडल्ट अनपढ़ों की संख्या हिंदुस्तान में बहुत बड़ी है। तो गरीबों के लिए कोई मॉडल नहीं, एडल्ट के लिए कोई मॉडल नहीं शिक्षा का, न निजी क्षेत्र के पास में, न नरेंद्र मोदी के पास में। नरेंद्र मोदी के पास में सिर्फ धर्म का मॉडल है। अरे, मनमोहन सिंह की सरकार तक के जमाने में एडल्ट एजुकेशन का प्रकल्प जारी था। अभी क्या दशा है सुन के आप चौंक जाएंगे। उसको अलग से बात करने की जरूरत है। एक और चीज है, बहुत ही दिलचस्प चीज बता रहा हूं। अब ऑनलाइन यूजीसी ड्राफ्ट में ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, ये सब प्रपंच। अरे जब ऑनलाइन हो रहा है तो फिर फीस इतनी क्यों? ऑनलाइन क्लासेस की भी फीस सबसे ज्यादा। और ये पत्राचार पाठ्यक्रम जो कि गरीबों के लिए तैयार किया गया था, जिसका कि लक्ष्य यह था कि अधिक से अधिक एडल्ट लोगों को एजुकेशन दी जाए, उस पत्राचार पाठ्यक्रम को भी आपने अब महंगा बना दिया और ऐसा बना दिया है जिससे कि वहां पढ़ाई नहीं होती। और ये जो पत्राचार पाठ्यक्रम है, इस पर प्राइवेट क्षेत्र के लोग ज्यादा काम नहीं करते। तो इस सबसे क्या चीज निकल रही है? नरेंद्र मोदी के मॉडल से कौन सी चीज? नरेंद्र मोदी को राम चाहिए और शिक्षा का बाजार चाहिए। नरेंद्र मोदी को कुंभ चाहिए और शिक्षा का बाजार चाहिए। नरेंद्र मोदी को हर चीज बाजार के रूप में चाहिए, वो हर चीज मुनाफा दे। राम भी मुनाफा की चीज है, कुंभ भी मुनाफे की चीज है, और शिक्षा भी मुनाफे की चीज है, और आरएसएस की शाखा भी मुनाफे की चीज है। आरएसएस के लिए स्वतंत्रता महत्वपूर्ण नहीं है, नरेंद्र मोदी के लिए स्वतंत्रता महत्वपूर्ण नहीं है। नरेंद्र मोदी के लिए मुनाफा, और आरएसएस के लिए मुनाफा महत्वपूर्ण है। और ये जो मॉडल है, मुनाफा ही जीवन का सर्वस्व है, ये मॉडल लोकतंत्र के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए सबसे खतरनाक मॉडल है। और इस मॉडल ने, यानी मुनाफा ही सर्वस्व है, जहां भी जाओ मुनाफा देखो। शिक्षा को भी आपने अब मुनाफे के बाजार में तब्दील कर दिया है। शिक्षा के को भी आपने शिक्षा बाजार में तब्दील कर दिया है। और ये जो कंप्लीट शिफ्ट है, ये शिफ्ट डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। इससे सामाजिक भेदभाव बढ़ेंगे, शिक्षित और अशिक्षितों की संख्या बढ़ेगी, उनके बीच में भेद बढ़ेंगे। एक और चीज है, ये जिस तरह से ये सारा का सारा यूजीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया, उसमें का लक्ष्य यह है कि सरकारी संस्थानों को एकदम इरिलेवेंट बना दो। क्योंकि अगर शिक्षा और मुनाफे के बीच का ही रिलेशन है, अगर बच्चे को किसी सरकारी स्कूल में जाके भी, कॉलेज में जाके भी, यूनिवर्सिटी में जाके उतनी ही फीस देनी है जितनी कि प्राइवेट संस्थान में फीस देनी, तो वो प्राइवेट संस्थान में जाएगा, वो सरकारी संस्थान में नहीं जाएगा। तो सरकारी संस्थानों का निर्माण इसलिए किया गया था कि हम, सरकार की जिम्मेदारी थी शिक्षा देना, लोगों को पैरों पर खड़े होने में, आत्मनिर्भर बनने में मदद करना, लोगों को नागरिक बनने में, लोगों को ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार करना। लेकिन सरकार ने तो इस सब से हाथ झाड़ लिया और मुनाफे की और खुली छूट की व्यवस्था कर दी। और ये जो चीज है, ये चीज अपने आप में चिंता की चीज है। इसने एक नया पैराडाइम विकसित किया है, जिसको कि समझने की और बदलने की जरूरत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो यूजीसी का जो नया मॉडल है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल और एडहॉक या कैजुअल, अब टीचर ज्यादा से ज्यादा भर्ती किए जाएंगे।
और जो है वे जाने दीजिए उन्हें, उसके बाद में उनकी पोस्ट नहीं भरी जाए। एक और चीज है जो कि बहुत जरूरी है, और ये प्रोफेसरों से जुड़ी हुई है। मैं प्रोफेसर रहा हूं, मैं 3 बार वहां कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिंदी डिपार्टमेंट में हेड भी रहा, और मेरे जो अनुभव से जो चीज निकली वो मुझे लिए बहुत पीड़ादायक है, और वो आज और भी ज्यादा विशाल रूप में है। मेरा मानना यह है कि अगर हम किसी भी एडहॉक टीचर को भी रखें या कैजुअल टीचर को भी रखें, तो उसको किसी भी परमानेंट टीचर के बराबर तनख्वाह दें। ये कैसे संभव है कि कैजुअल या एडहॉक टीचर या कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर उसको तनख्वाह कम मिले, और जो परमानेंट टीचर है उसे तनख्वाह ज्यादा मिले, जबकि दोनों का पद एक ही हो। ये जो भेद है, यानी प्रोफेसरों में भी आर्थिक असमानता, ये लंबे समय से चली आ रही है। ऐसा नहीं कि खाली नरेंद्र मोदी के जमाने, नरेंद्र मोदी तो इसे क्लाइमेक्स पर ले जाना चाहते हैं। प्रोफेसर जो प्रगतिशील बनते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, मैं अपनी आत्मकथा के संदर्भ में जो मैंने वीडियो तैयार किए थे उसमें मैंने उस घटना का जिक्र किया है। मैं यहां जिक्र नहीं करना चाहता बहुत सारी चीजों का। मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं कि प्रोफेसरों में भी आर्थिक असमानता है। मैं वामपंथी शासन में मैं टीचर रहा हूं। बंगाल में केंद्र सरकार के बराबर डीए नहीं मिलता था, तो हमें कम डीए मिलता था। केंद्र सरकार के जो अधीन जो विश्वविद्यालय थे उनको ज्यादा डीए मिलता था। मतलब मैं लेक्चरर था, और लेक्चरर के नाते मुझे जो तनख्वाह मिलती थी, और दिल्ली में जो लेक्चरर था उसमें तनख्वाह मिलती थी, उसमें और मेरी तनख्वाह में जमीन आसमान का अंतर था। आप इसी से अनुमान कर लीजिए, जब मैं प्रोफेसर बना तो मुझे जितना टोटल पे मिलती थी, और दिल्ली के प्रोफेसर को जितनी पे मिलती थी, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को जितनी पे मिलती थी, मेरी और उसकी पे में तकरीबन 55,000 रुपए का अंतर था। तो काम एक, यूजीसी का ग्रेड एक ही देश के नागरिक, समानता की बात करने वाला संविधान, समानता की शिक्षा देने वाली शिक्षा पद्धति, और उसके बावजूद प्रोफेसरों के आय में, आर्थिक स्तर में भेद, ये तो गंभीर चीज है। लंबे समय तक यह अंतर बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और तमाम राज्यों में यह भेद था। तो जो प्रगतिशील लोग हैं, आज जो इतनी आप दशा खराब देख रहे हैं ना प्रोफेसरों की, उनके अंदर चेतना का अभाव देख रहे हैं, या वे उनके अंदर दब्बूपन देख रहे हैं, या उनके अंदर सत्ता से चिपके रहने की आदत देख रहे हैं, उसका कारण ये पहले भी एक बड़ा वर्ग था जो सत्ता का गुलाम था। उसे प्रोफेसरों के अंदर जो व्याप्त आर्थिक असमानता है वो दिखाई नहीं देती थी, आज भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि वह पूरा का पूरा वर्ग, वो हमेशा सत्ता किसी की भी, आज अगर खालिस्तानियों की सरकार आ जाए दिल्ली में, या आतंकवादियों की सरकार आ जाए, या तालिबान की सरकार आ जाए, आप तय मानिए सारे प्रोफेसर उनके साथ चले जाए, क्योंकि इनको सत्ता के साथ रहने में आनंद आता है। यही वजह है कि प्रोफेसरों का बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी की शिक्षा नीति का विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सत्ता के साथ रहा है। पहले एक फायदा यह था कि सेकुलर सरकार थी, तो वो सरकार का समर्थन करते थे। तो सरकार का समर्थन करने का मतलब सेकुलर होना नहीं था, लेकिन हमारे अंदर यह भ्रम था कि ये चूंकि सरकार का समर्थन करते हैं तो ये सेकुलर है, क्योंकि सरकार सेकुलर थी। नहीं, वो सरकार का समर्थन करते थे, वो सेकुलरिज्म का समर्थन नहीं करते थे। और ये बात जो ही नरेंद्र मोदी आए, ये चीज एकदम पारदर्शी ढंग से सामने आ गई कि प्रोफेसरों का जो तबका कल तक सेकुलर था, वो अचानक आज कन्वर्ट हो गया। नहीं, वो कन्वर्ट सेकुलर की कैटेगरी से ऊपर है, वो सिर्फ सत्ता के दास है।
वो चाहे प्रगतिशील हो, डेमोक्रेटिक हो, एक बड़ा हिस्सा है उसका। और ये मैं जानबूझ के कह रहा हूं ये बात, ये मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, और आज की स्थिति में ये चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि प्रोफेसरों में जो आर्थिक असमानता है, उस असमानता पर पहले भी लोग बात नहीं करते थे और आज भी बात नहीं करते, और आज तो वो एकदम देखना पसंद नहीं करते, बल्कि ज्यादा पसंद करते हैं और ज्यादा असमानता बढ़े। तो ये शिक्षा में जो असमानता है उसका रिफ्लेक्शन प्रोफेसरों को मिलने वाली जो आर्थिक पगार है उसमें भी जो असमानता है, उसमें भेद है। मतलब जो कॉन्ट्रेक्चुअल एडहॉक टीचर है, उसे दिल्ली में जितने पैसे मिलते हैं उतने पैसे बंगाल में नहीं मिलते। क्यों? राष्ट्र एक, हिंदू एक, प्रधानमंत्री एक, आरएसएस एक, ये आर्थिक असमानता क्यों? आरएसएस के लोगों को ये चीज दिखाई नहीं देती। कांग्रेस से बनना चाहते हैं, कांग्रेस के जमाने में भी ये चीज थी। प्रोग्रेसिव प्रोफेसर्स इस बात पर ध्यान दें कि प्रोफेसर्स में जो आर्थिक असमानता जो पहले थी और आज है, वो सबसे बड़ी चुनौती है। यूजीसी का ड्राफ्ट और नरेंद्र मोदी की एजुकेशन पॉलिसी इस आर्थिक असमानता को और ज्यादा एग्रीवेट करेगी, बढ़ाएगी, घटाएगी नहीं। हिंदुस्तान में बड़ा एक तबका है शिक्षकों का जो परमानेंट नहीं है, उनको प्रॉपर पे नहीं मिलती एक जैसा काम होने के बावजूद, बल्कि वो परमानेंट टीचर से ज्यादा काम करते हैं। ये जो एडॉक टीचर है, उन्हें उनके बराबर सुविधाएं और तनख्वाहें नहीं मिलती। बोलते क्यों नहीं है हम लोग? ये शिक्षक संगठन बोलते क्यों नहीं है? ये आई फोटो के लोग, बपकूटा के लोग, डूटा के लोग, ये तमाम संगठन बोलते क्यों नहीं? ये जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले जो महान धुरंधर इंटेलेक्चुअल है, ये बोलते क्यों नहीं है इस पर? आर्थिक असमानता का प्रश्न, और खासतौर पर शिक्षा में, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टीचर्स में एक ही किस्म के सब्जेक्ट, एक ही किस्म के पेपर पढ़ाने के बावजूद ये जो आर्थिक असमानता है, ये बहुत ही चिंता की चीज है। इसे कहते हैं शिक्षा में क्रोनिक कैपिटलिज्म। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि संसाधनों का एक तरह से स्थानांतरण हो रहा है। संसाधन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा रहे हैं और लगाए जा रहे हैं, शिक्षा में नहीं लगाए जा रहे। यही चीज, ये जो शिक्षा के क्षेत्र में खासकर प्रोफेसरों की लाइफ में जो आर्थिक असमानता है, ये आर्थिक असमानता को सबसे पहले कैच किया कॉर्पोरेट हाउस ने, और उसने अपने यहां जो संस्थान खोले, निजी विश्वविद्यालय, कॉलेज, इंस्टीट्यूट वगैरह जो खोले, उन सब में वो इस बीमारी को ले गए। और वहां कोई ग्रेड नहीं था, वहां वो जिसके निगोशिएशन से तय होता था कि आपको क्या देना है और हमें क्या देना है, ये तय होता था। वहां कोई मतलब स्थिर ग्रेड नहीं है। कहीं 10,000 रुपए महीने मिल रहे हैं, कहीं 15,000 रुपए मिल रहे हैं, कहीं 20,000 रुपए मिल रहे हैं, कहीं 25,000 रुपए मिल रहे हैं, कहीं मैक्सिमम 35,000 रुपए मिल रहे हैं। कितना अपमानजनक है ये! बेशुमार दौलत बटोर रहे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सरकार के पास में बेशुमार संसाधन है, लेकिन उन संसाधनों को वो शिक्षा में खर्च न करके वो दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है। उसी तरह ये जो प्राइवेट संस्थान है जो कि करोड़ों रुपया सालाना वसूल करते हैं बच्चों से, वो शिक्षकों को प्रॉपर पे नहीं देते, बल्कि उनका वो स्थानांतरण दूसरे क्षेत्र में निवेश में करते हैं। तो ये जो
शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, जिसके जरिए प्रोफेसरों के बीच में एक ही लेक्चरर, प्रोफेसर, रीडर इस पोस्ट पर, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के पद पर एक ही रूप में काम करने वाले लोग शिक्षा में जब असमान आर्थिक असमानता से भोग रहे हो, जिस देश का ये दृश्य हो, वहां तो, और वहां प्रोफेसर चुप रहते हो और कहते हो जय श्री राम, मोदी बहुत अच्छे हैं, या पहले वो कहते थे मनमोहन सिंह बहुत अच्छे हैं। ये जो नशा है असमानता को बनाए रखने का और अपने प्रभुत्व को बनाए रखने का, जो नशा है, ये नशा बड़ा खतरनाक है और नरेंद्र मोदी इसे कैश कर रहे हैं। सवाल यह है कि जो प्रोफेसर अपने तबके के अंदर जो आर्थिक असमानता है उस पर नहीं बोलता, वह प्रोफेसर समाज में व्याप्त असमानता पर किस मुंह से बोलेगा? इसके लिए सीपीएम के लोग भी उतने ही दोषी है, सीपीआई के लोग भी उतने ही दोषी है जितने भी बीजेपी के लोग दोषी हैं। इसमें कांग्रेस के लोग भी उतने ही दोषी हैं। तो आर्थिक असमानता का प्रश्न प्रोफेसरों के बीच में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह है हमारी चेतना का हिस्सा ही नहीं बन पाया, और हम अमृत स्नान कर रहे हैं, कुंभ स्नान कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि प्रोफेसरों के अंदर जो आय के बीच में असमानता होगी, तो उनकी आयु पर, उनके बच्चों की परवरिश पर, उनकी बुद्धि पर इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उनकी रिसर्च पर इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उनके अध्ययन अध्यापन पर इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो शिक्षकों में व्याप्त जो ज्ञान की, संस्कृति की, चेतना की जो असमानता है, उसका इससे बहुत गहरा संबंध है। लेकिन ये हमारे प्रोफेसर वर्ग का, मीडिया का, ये तमाम किस्म के जो यूट्यूबर्स हैं, इनके बीच में ये डिस्कशन का हिस्सा ही नहीं है। यूजीसी का जो ड्राफ्ट जो जारी हुआ है वो इस आर्थिक असमानता को और बढ़ाएगा। इसका शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ेगा, शिक्षा और ज्यादा थर्ड ग्रेड होती चली जाएगी और इसका गुणवत्ता के रूप में स्तर गिरता चला जाएगा। एक और चीज होगी, वो यह कि शिक्षकों के अंदर जब आर्थिक असमानता होगी तो उनके अंदर भावनात्मक असमानता भी होगी, और यही वजह है कि शिक्षकों में भावनात्मक असमानता दिखाई देती है। मैंने ये चीज महसूस की है एज ए टीचर। मुश्किल यह है कि न तो राज्य सरकारों को शर्म आती है इसे देख के, न केंद्र सरकार को शर्म आती है, न पहले की केंद्र सरकार को शर्म आती थी, न इस केंद्र सरकार को शर्म आती है। और ये जो औने पौने दाम पर पढ़ाने वाला जो प्रोफेसर है, ये जब रिटायर करता है तो बहुत कष्ट में जीता है। बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा हिस्सा है जो कि रिटायर कर जाता है, उसे प्रॉपर पे नहीं मिलती। हम शिक्षा का साझा लक्ष्य है सबको समान दृष्टि से देखना, समान सुविधा और अवसर देना। यह प्रोफेसरों को समान अवसर और सुविधाएं नहीं है और प्रोफेसर चुप रहते हैं। और हम कोशिश करते हैं कैसे इन्हें कंट्रोल किया जाए। तो जाहिर है कि जब प्रोफेशन में, प्रोफेसर के, शिक्षा के, शिक्षकों के प्रोफेशन में, पेशे में जब इतनी आर्थिक असमानता होगी और वहां कोई सामाजिक आर्थिक सुरक्षा नहीं होगी, और जो प्रोफेसर प्रॉपर पे पाते हैं, उसका भी एक एस्पेक्ट है जो कि कायदे से डिस्कस किया जाना चाहिए। वो ये कि वह जो प्रोफेसर 20% 30% अपनी इनकम का इनकम टैक्स देता है, उसको सरकार एक क्रोसिन की गोली तक नहीं देती फ्री में। हर चीज पर टैक्स। अब आप सोचिए कितनी ह्यूमन सरकार है हमारी। कोई हमारे पास सुविधा ही नहीं है। मैं रिटायर्ड हूं, पेंशनर हूं, इसके बावजूद मुझे टैक्स देना पड़ता है। मेरे पास में सरकार की तरफ से कभी एक पैसे की कोई सुविधा नहीं आई।
और ये हमारी जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा नीति है, उसका सबसे भयानक अमानवीय पहलू है। एक शिक्षक जब रिटायर करे, आप पूछिए देखिए उसके पास में क्या बचता है। 30 साल पढ़ाने के बाद वो क्या लेके घर जाता है, कितने पैसे होते हैं उसके पास। और एक अमीर जब 30 साल बिजनेस करके खड़ा होता है तो वो कहां खड़ा होता है, जरा देखिए उसे। कितनी बार तो उसको सरकार उसके कर्ज माफ करती है। शिक्षक का तो कभी कर्ज ही माफ नहीं हुआ आज तक। आपने कभी सुना कि एक शिक्षक घर का कर्ज नहीं चुका पाया, उसने घर बनाया था और सरकार ने बैंक का लोन माफ कर दिया? नहीं। लेकिन कॉर्पोरेट हाउसेस के पूंजीपतियों के, तमाम अपर क्लास के लोगों के, तमाम बड़े व्यापारियों के 12 लाख करोड़ से अधिक के टैक्स अकेले सिर्फ नरेंद्र मोदी ने माफ किए हैं। ये कॉर्पोरेट हाउसेस कितना टैक्स देते हैं? एक प्रोफेसर जो 30% अपनी सैलरी का टैक्स देता है, उसका कर्ज कभी माफ नहीं हुआ। लेकिन अनिल अंबानी का लिया गया कर्ज, अदानी का लिया गया कर्ज और दूसरे लोगों का लिया गया कर्ज आराम से माफ कर दिया जाता है। समाज का निर्माण करें शिक्षक और समाज को लूटे अंबानी अदानी जैसे लोग, उनके कर्ज माफ होंगे और शिक्षक के कर्ज माफ नहीं होंगे। कितनी भयावह अमानवीयता है हमारे आर्थिक सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में, कि जो लोग समाज के निर्माण में लगे हुए हैं, जीनियस लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सम्मान से इज्जत के साथ में नौकरी करते रहे, वे अगर कर्ज में डूबे हुए हैं तो उनके कर्ज माफ नहीं होते। आपने कभी किसी प्रोफेसर को, किसी शिक्षक को आपने फ्री में घर नहीं सुने होंगे। लेकिन आप उठा के देख लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए, कोई भी कारखानेदार हिंदुस्तान में अपनी गांठ से पैसे लगा के कारखाना नहीं लगाता। बैंक से लोन लेता है और फिर उसके बाद में अपनी शर्तों पर काम करता है। चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, अदानी हो, जो भी हो। एक प्रोफेसर अपनी गांठ से खर्च करता है, पढ़ता है, लिखता है, देश के नागरिक बनाता है और अंत में जब रिटायर करता है तो वो सिर्फ फांका मस्ती करता है। उसके पास में इतने पैसे नहीं होते कि वो कहीं जा सके। उसके पास संपत्ति नहीं होती। जिसने राष्ट्र निर्माण किया और जिसने राष्ट्र को लूटा है, उसके पास संपत्ति ही संपत्ति होती। ये है एजुकेशन का मॉडल। आपसे, सभी प्रोफेसरों से मेरी ये गुजारिश है कि प्रोफेसरों के बीच में जो व्याप्त आर्थिक असमानता है, उसे आंख खोलकर देखें। अगर ये असमानता दिखाई नहीं देती, अपने साथ जो काम करने वाले यंग लड़के लड़कियां हैं, उनको जो कम पेमेंट में जब वो नौकरी करते हैं, वो उन्हें जब दिखाई नहीं देती असमानता, तो आप तय मानिए आपको समाज की असमानता दिखाई नहीं देगी। और ये चीज बहुत चिंताजनक और पीड़ा की चीज है। मैं जानता हूं कि आपको अभी कुंभ का नशा है। मैं जानता हूं कि अभी आपको मोदी का नशा है। मैं जानता हूं कि आपको अभी राम जी का नशा है। कभी शिक्षा का भी नशा करके देखिए, कभी शिक्षकों के हितों का भी नशा करके देखिए, और कभी छात्रों के हितों का भी नशा करके देखिए। आप कितने स्वस्थ और मजबूत नजर आएंगे। राम जी के नशे ने, मोदी के नशे ने, कुंभ के नशे ने, अयोध्या के नशे ने आपको एकदम जर्जर नरकंकाल बना दिया है। इससे बाहर निकलिए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।